सो हेलो गाइस, आदित्य बोल रहा हूँ और पिछले लेक्चर में हमने कवर कर लिया था कि मानव का स्वस्थ होना और मानव का रोग मुक्त होना क्या होता है। साथ ही हमने कवर किया था कि ओमनिवोर्स क्या होता है, हर्बीवोर्स क्या होता है, और साथ ही साथ हमने फोटोसिंथेसिस देखा था, कीमोसिंथेसिस देखा था। तो इतने सारे चीज़ को हमने कवर कर लिया था और मैं आपको बोला था कि आज मैं आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाऊंगा, फैट पढ़ाऊंगा, विटामिन पढ़ाऊंगा और एमिनो एसिड, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें आज आपको कवर करने वाला हूँ। तो स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से साइंस के फाउंडेशन बैच में, जो कि आपको हेल्प करने वाली है बीपीएससी एईडीओ में। साथ ही साथ ये आपको हेल्प करेगी बिहार एसएससी सीजीएल 4 में, क्योंकि साइंस का एक काफ़ी अहम रोल होता है इन सारी परीक्षाओं में। जितने भी कंपटीशन की परीक्षा होती है, सब में साइंस की एक अहम रोल होती है। तो आप लोग साइंस को इसको रिवीजन के तौर पे भी देख सकते हैं। अगर आपका साइंस में थोड़ी वीक है तो आप फिर भी इस लेक्चर को देख सकते हैं और इससे अपना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक तत्व। जो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए जो हम भोजन करते हैं, तो हमें क्या भोजन करना चाहिए और क्या-क्या हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, हमारे शरीर के विकास के लिए, हमारे शरीर के वृद्धि के लिए जो-जो चीज़ आवश्यक है, उन सारी चीज़ों को आज हम पढ़ेंगे। तो इस क्रम में हमें पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट, साथ ही साथ पढ़ेंगे फैट, एमिनो एसिड, प्रोटीन और विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर। वाटर भी हमारे शरीर के लिए उतना ही आवश्यक है जितना विटामिन्स आवश्यक है, जितना मिनरल्स आवश्यक है, जितना फैट आवश्यक है, जितना कार्बोहाइड्रेट्स आवश्यक है। तो इन सारी चीज़ों को आज अपन लोग कवर करेंगे और इतना मैं आपको श्योर करता हूँ कि आज के बाद आपको इन सारी टॉपिक में कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप लोग कॉपी लेके बैठिएगा और इसको नोट करते चलिएगा, और जब ये लेक्चर 3-4 दिन आगे बढ़ जाएगी, फिर मैं आपको इसका नोट्स भी दे दूँगा। तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है फूड, भोजन। इंसान को अपने विकास के लिए क्या ज़रूरी होता है? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है भोजन करना। अगर इंसान भोजन नहीं करता है, चाहे पेड़-पौधे हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई भी मनुष्य हो, अगर वो भोजन नहीं करेगा तो उनके शरीर में वृद्धि नहीं हो पाएगी और उनका विकास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए भोजन करना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो वो भोजन में क्या-क्या खा सकते हैं? फल खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी, पनीर, मछली, मांस, अंडा, दूध। इतने सारे चीज़ वो लोग खाते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट और वसा की बात करें, तो ये हमें ऊर्जा प्रदान करती है, यानी कि एनर्जी प्रदान करती है। तो हमारे शरीर में अगर एनर्जी की नीड होती है, तो वो पूरा करती है कार्बोहाइड्रेट और वसा। और ये कार्बोहाइड्रेट और वसा कहाँ से मिलती है? तो इसी फल से मिलती है, दाल से, चावल से, रोटी से, पनीर से, मछली से, मांस से, अंडा से। इन्हीं सारी चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट और वसा मिलती है। साथ ही साथ हमारे शरीर को एमिनो एसिड और प्रोटीन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो एमिनो एसिड और प्रोटीन की हमारे शरीर को इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कोशिका के निर्माण में ये अहम भूमिका निभाती है, एमिनो एसिड और प्रोटीन। साथ ही साथ वृद्धि और विकास के लिए भी एमिनो एसिड और प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। अब आगे देखते हैं। आगे हमें हमारे शरीर के लिए विटामिन की भी उतनी ही ज़रूरत होती है जितना प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट की होती है। तो विटामिन और खनिज का जो काम होता है हमारे शरीर में प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, यानी कि बीमारियों को रोकने के लिए जो क्षमता हमारे शरीर डेवलप करती है, उन्हीं को रोग प्रतिरोधी क्षमता कहते हैं। तो विटामिन और खनिज रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाते हैं और साथ ही साथ उपापचय क्रिया में सहायक होती है, यानी कि जो भोजन का पाचन होता है उसके लिए भी विटामिन और खनिज सहायक होते हैं। अब चलिए एक-एक करके देखते हैं कि आखिर क्या है कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्ब्स की बात करें, तो कार्ब्स बना होता है C6H12O6 का, C6H12O6 का। अगर हम कार्ब का सामान्य परिचय देखें, सामान्य परिचय क्या होता है कार्ब्स का, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ। कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक यौगिक है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, तो ये बना होता है, एक रेशियो में मिला होता है। जैसे कि यहाँ पे C है, C का मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये मिला होता है 1:2:1 के फॉर्म में, 1:2:1 के फॉर्म में, यानी कि 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अगर हम यहाँ पे मोनोसैकेराइड के प्रमुख उदाहरण की बात करें, तो आपको यहाँ पे पेंटोज़ देखने के लिए मिलेगा और हेक्सोज़ देखने के लिए मिलेगा, और इसका जो एग्ज़ाम्पल है ये आपके लिए स्टार मार्क कर देता हूँ, ये VBI है। परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन बनता है, पेंटोज़ से और हेक्सोज़ से। अगर हम पेंटोज़ की बात करें तो पेंटोज़ होता है राइबोज़, डीऑक्सीराइबोज़, ए-राइबोज़, जाइलोज़। अगर हम हेक्सोज़ की बात करें तो ये होता है ग्लूकोज़, फ्रक्टोज़ और ग्लूकोज़। इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, ये ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और परीक्षा में यहीं से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन मैं पढ़ूँगा आपको सारा चीज़, पेंटोज़ भी पढ़ूँगा, हेक्सोज़ भी पढ़ूँगा। अगर हम राइबोज़ की बात करें तो ये आरएनए में मिलती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज़ शर्करा पाई जाती है, यानी कि डीएनए में पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज़ पाई जाती है, और राइबोज़ जो पाई जाती है वो आरएनए में पाई जाती है। डीएनए, आरएनए क्या होती है ये मैं आपको सेल वाले चैप्टर में पढ़ाऊँगा। ये राइबोज़ में बहुत कम मात्रा में कैलोरी होता है, इसीलिए वृद्ध लोगों के भोजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपसे परीक्षा में पूछ दिया जाए कि वृद्ध लोगों के भोजन में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आप लोग कहोगे ए राइबोज़ का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि इसमें कैलोरी कम होती है।
अब बात करते हैं ज़ाइलोज़ की। ज़ाइलोज़ पादप से प्राप्त होता है और यह भी एक शुगर शुगर होता है और इसे बबूल की गोंद और गेहूँ के भूसे से प्राप्त किया जा सकता है। ज़ाइलोज़ जो होती है, इसको बबूल के गोंद से प्राप्त किया जाता है। आप लोग के गाँव में अगर बबूल का पेड़ होगा तो आप लोग देखते होंगे कि उसमें से एक प्रकार की गोंद निकलती है और उसी गोंद गोंद में ज़ाइलोज़ पाया जाता है और गेहूँ का जो भूसा होता है जिसे आप लोग गाय को चारा डालते हैं, उस भूसा में भी ज़ाइलोज़ पाया जाता है। अब बात करते हैं हेक्सोज़ की। अगर हम हेक्सोज़ में देखें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है ग्लूकोज़। तो ग्लूकोज़ का अन्य नाम की अगर बात करें तो इसे अंगूर का शर्करा, ऊ ऊर्जा का सिक्का, रक्त का शर्करा और डेक्सट्रोज़ भी कहते हैं। तो आप लोग इतना याद रख सकते हैं, रक्त का शर्करा यानी कि इसी को अपन लोग कहते हैं ब्लड शुगर। ब्लड शुगर, ब्लड शुगर, एनर्जी कॉइन एनर्जी कॉइन, ग्लूकोज़ को ही ग्लूकोज़ को ही एनर्जी कॉइन, ब्लड शुगर, डेक्सट्रोज़ भी कहा जाता है। अगर हम ग्लूकोज़ की बात करें तो ये हमें मिलता कहाँ से है? तो ये मिलता है अंगूर से। जो अंगूर पक जाता है तो उससे भी हमें ग्लूकोज़ प्राप्त होती है। जितने भी मीठे फल होते हैं उससे भी ग्लूकोज़ प्राप्त होती है और साथ ही साथ हमें शहद से भी ग्लूकोज़ की प्राप्ति होती है। अगर हम भोजन की बात करें तो भोजन पाचन तंत्र पाचन तंत्र में जाता है ग्लूकोज़, फिर सेल बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद एटीपी आता है, एटीपी के बाद यहाँ पे ऊर्जा होता है और ऊर्जा हमें कार्य करने पर हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। अब बात करते हैं ग्लूकोज़ हमारे ब्लड यानी कि रक्त में पाया जाता है, जिसे से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अगर हम ग्लूकोज़ की बात करें तो ये हमारे ब्लड में पाया जाता है, तो जहाँ से अपन लोग ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। गुल इसीलिए ग्लूकोज़ को ब्लड शुगर भी कहा जाता है, अब यहाँ पे आपलोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर इंसान को डायबिटीज़ होती है, वो कैसे होती है? तो इंसान को डायबिटीज़ कैसे होती है, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। एक नॉर्मल इंसान में ब्लड की जो सामान्य मात्रा होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 80 से 115। अगर ये मात्रा अगर 50 पे आ जाए तो इस बीमारी को कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया और इसमें थकान होगी, बेहोशी होगा और कई बार तो मृत्यु भी हो जाता है। लेकिन इसी 80 से बढ़कर अगर 240 पे हो जाए तो इसी को मधुमेह कहते हैं यानी कि डायबिटीज़ कहते हैं और इसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। अगर 80 से कम हो के 50 पे आ जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया, अगर 115 से बढ़कर 240 पे आ जाए तो इसको डायबिटीज़ या हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। अब देखते हैं, हमारे रक्त में ग्लूकोज़ की मात्रा अग्नाशय की बीटा सेल से निकलने वाला हार्मोन इंसुलिन नियंत्रण करता है। जो भी हमारे ब्लड में ग्लूकोज़ की मात्रा होती है, उसको नियंत्रित करता है कौन? तो बीटा सेल। बीटा सेल के द्वारा ब्लड शुगर को नियंत्रित किया जाता है। तत्कालिक रूप से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज़ की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे करंट कॉइन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। आप लोग देखते होंगे कि गाँव में अगर आपको ऊर्जा की कमी होती है, तो लोगों के द्वारा ऐसा सलाह दिया दिया जाता है कि आप लोग ग्लूकोज़ घोल के पी लो। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? तो उसका जवाब यहीं पे है। तो ग्लूकोज़ से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, यानी कि तात्कालिक रूप से ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए ग्लूकोज़ को करंट कॉइन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं फ्रुक्टोज़। अगर हम फ्रक्टोज़ की बात करें, तो ये शहद की शर्करा है, फल की शर्करा है और इसको कीटो हेक्सोज़ भी कहते हैं और लिवोलोज़ भी कहते हैं। तो फ्रक्टोज़ का अन्य नाम क्या है? शहद का शर्करा, फल का शर्करा, कीटो हेक्सोज़ और लिवोलोज़। इसके जो प्राप्ति का स्रोत है वो शहद होता है। शहद से हमें फ्रुक्टोज़ मिलता है और सभी प्रकार के मीठे फल में भी फ्रुक्टोज़ की मात्रा पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा मीठा कार्बोहाइड्रेट फ्रुक्टोज़ होती है। जो भी कार्बोहाइड्रेट फ्रुक्टोज़ होती है वो सबसे ज़्यादा मीठा होती है। अगर हम फ्रुक्टोज़ का अधिक सेवन से मोटापा भी बढ़ जाता है। अगर अपन लोग डेली लाइफ में फ्रुक्टोज़ का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं तो उससे मोटापा भी बढ़ता है। सर्बिटॉल और मैनिटॉल ये क्या होता है? ये 2 बड़े सिरप होते हैं, दवा होते हैं जो कि फ्रुक्टोज़ से बनाए जाते हैं। अगर हम सर्बिटॉल की सिरप की बात करें तो यह कैंडी और च्युइंगम में इसका इस्तेमाल किया जाता है तथा मैनिटॉल से रक्त को पतला करने की दवाई बनते हैं। सर्बिटॉल का इस्तेमाल कहाँ होता है? जो कफ सिरप होता है यानी कि आपके सर्दी में जो सिरप पिलाया जाता है उसमें सर्बिटॉल होती है और जो मैनिटॉल होती है उसको ब्लड को पतला करने की दवाई बनाई जाती है। अब बात करते हैं ग्लैक्टोज़ की। अगर हम ग्लैक्टोज़ की बात करें तो यह दूध में पाई जाने वाली सरल शर्करा है यानी कि सिंपल शुगर है जो कि दूध में पाई जाती है। शरीर में पाचन के दौरान ग्लैक्टोज़ भी ग्लूकोज़ में बदलता है। अगर ग्लैक्टोज़ हम अगर हम ग्लैक्टोज़ ले रहे हैं तो शरीर में जाती है और पाचन के बाद ये भी ग्लूकोज़ में बदल जाती है। ग्लैक्टोज़ एंजाइम दूध के शर्करा को पचाता है तथा दूध दूषित होने पर ये एंजाइम समाप्त हो जाते हैं और ग्लैक्टोसीमिया नामक बीमारी हो जाती है। अगर हम गैलेक्टोज़ एंजाइम की बात करें तो यह दूध को दूषित होने से बचाता है। अगर
अगर ये एंजाइम समाप्त हो जाता है तो गैलेक्टोसीमिया नामक एक बीमारी हो जाती है और बच्चे के लीवर में सूजन और आँख से कम दिखाई देती है। तो गैलेक्टोसीमिया किसके कारण होती है? तो जब गैलेक्टोज़ एंजाइम खत्म हो जाती है तो दूध सही से पच नहीं पाता है, दूध दूषित हो जाता है और जिसके कारण बच्चे के लीवर में सूजन हो जाती है और आँखों से कम दिखाई देती है। तो इसी को अपन लोग गैलेक्टोसीमिया कहते हैं, गैलेक्टोसीमिया कहते हैं। अब आता है डाइसैकेराइड। अगर हम डाइसैकेराइड की बात करें तो ये 2 मोनोसैकेराइड से मिलके बने होते हैं। ये 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं। ये भी स्वाद में मीठे होते हैं और जल में घुलनशील होते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें, तो उदाहरण की बात करें तो सुक्रोज़, लैक्टोज़ और माल्टोज़। सुक्रोज़, लैक्टोज़ और माल्टोज़ होते हैं, ये डाइसैकेराइड होते हैं। ये डाइसैकेराइड होते हैं और ये 2 मोनोसैकेराइड से मिलके बने होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि सुक्रोज़ डी-ग्लूकोज़ प्लस डी-फ्रैक्टोज़ के मिलने से बना होता है और सुक्रोज़ को ही अपन लोग टेबल शुगर कहते हैं। जो शुगर अपन लोग डेली लाइफ़ में यूज़ करते हैं, उसी को टेबल शुगर कहते हैं और ये बेसिकली एक सुक्रोज़ होता है। सफ़ेद चुकंदर, गन्ना सुक्रोज़ के स्रोत होते हैं। जो भी सफ़ेद चुकंदर जिसको आप लोग शकरकंद कहते हैं और गन्ना का जूस जो होता है, वो सुक्रोज़ के स्रोत होते हैं और गन्ने के रस को गाढ़ा करके मोलेसेस बनाया जाता है और मोलेसेस से ही चीनी बनाया जाता है। चीनी कैसे बनता है? जब गन्ने के रस को गाढ़ा कर दिया जाता है, तो उससे मोलेसेस बन जाती है और मोलेसेस से ही चीनी बनाया जाता है। अगर हम सामान्य मोलेसेस में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन को मिलाकर ब्राउन चीनी बनाया जाता है, जो आप लोग सुनते होंगे कि ब्राउन शुगर कैसे बनाया जाता है, तो सामान्य जो मोलेसेस होती है, उसी में कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन को मिलाकर ब्राउन शुगर बनाया जाता है। चीनी को अधिक तापमान देने पर यह भूरे कलर में हो जाती है, जिसे कैरामोल कहा जाता है। अगर हम चीनी को ज़्यादा तापमान देते हैं, तो यह भूरे कलर में टर्न हो जाएगी। चीनी बेसिकली व्हाइट होती है और यह भूरे हो जाती है और जिसे कैरामोल कहा जाता है। अगर हम बात करें तो चीनी एक प्रकार की नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। चीनी एक प्रकार की कौन-सी शुगर है? तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब बात करते हैं लैक्टोज़ की। अगर हम लैक्टोज़ की बात करें तो ये भी बना होता है ग्लूकोज़ और गैलेक्टोज़ को मिलने से बनता है। इ और इसको अपन लोग मिल्क शुगर कहते हैं क्योंकि यह दूध का शर्करा है। दूध की मिठास मिठास मूलतः इसी के कारण होती है, जो लैक्टोज़ है, लैक्टोज़ के कारण ही दूध में मिठास पाया जाता है और इसी को दूध का शुगर भी कहा जाता है लैक्टोज़ को। लैक्टोज़ का जो पाचन होता है वो छोटी आँतों में होता है और अधिक समय लगता है। सबसे ज़्यादा अगर समय लगता है तो लैक्टोज़ के पाचन में ही और छोटी आँत में इसका पाचन संपन्न होता है। उसके बाद आता है माल्टोज़। अगर हम माल्टोज़ की बात करें तो ये बना होता है ग्लूकोज़ और ग्लूकोज़ को मिलने से उम, जौ से सर्वाधिक माल्टोज़ की प्राप्ति होती है। जो जौ बाजरा जो होती है, तो उनसे सर्वाधिक माल्टोज़ की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसको जई शर्करा भी कहते हैं, जई शर्करा भी कहते हैं और जितने भी मोटे अनाज होते हैं सभी से माल्टोज़ पाए जाते हैं। खेतों में फलीदार पौधे फ्रुक्टोज के कारण मिठास उत्पन्न करते हैं, जबकि पकने के बाद इसमें माल्टोज़ आ जाती है। खेतों में जो फलीदार पौधे होते हैं, वो फ्रुक्टोज के कारण मिठास उत्पन्न करते हैं और जब वो पक जाते हैं, तो इसमें जो मिठास आती है, वो माल्टोज़ के कारण ही आती है। अब अपन लोग पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड। अगर हम पॉलीसैकेराइड की बात करें, तो ओ ओलिगोसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड 3 से 9 मोनोसैकेराइड मिलके बनती है ओलिगोसैकेराइड। 3 से 9 मोनोसैकेराइड मिलके बनती है ओलिगोसैकेराइड और ये भी स्वाद में मीठे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये जल में जो होता है कम घुलनशील होता है एज़ कम्पेयर टू अपर। एक होता है रैफिनोज़। रैफिनोज़ ओलिगोसैकेराइड का एक प्रकार का उदाहरण होता है। ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ और गैलेक्टोज़ के मिलने से बनता है रैफिनोज़। अब अपन लोग बात करते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड 10 से अधिक अधिक और इन्फिनिटी तक मोनोसैकेराइड जब जब एक बॉन्ड बनाती है तो उससे उससे बहुलक या पॉलीमर संरचना प्राप्त होती है और यही पॉलीसैकेराइड कहते हैं। जब 10 से अधिक इन्फिनिटी तक मोनोसैकेराइड मिलके एक बॉन्ड बनाती है, तो बेसिकली आपको समझना कि जब 10 से इन्फिनिटी तक कितना भी हो सकता है मोनोसैकेराइड मिलके पॉलीसैकेराइड का निर्माण करता है। यह भी स्वाद में मीठे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जल में ये भी कम घुलनशील होता है। अगर हम प्रमुख एग्ज़ाम्पल की बात करें तो स्टार्च जो होती है, वो होती है पॉलीसैकेराइड। आलू, चावल, साबून दाना ये सब पॉलीसैकेराइड के एक प्रकार का उ उदाहरण है। अब बात करते हैं हमारे भोजन में शामिल पॉलीसैकेराइड। आलू, चावल, साबून दाना प्रमुख स्रोत होता है पॉलीसैकेराइड के और जो स्टार्च होती है वो 2 भागों में बँटता है, एमाइलोज और एमाइलोज पेक्टिन। जिसमें एमाइलोज पेक्टिन जो होता है वो ज़्यादा जटिल होता है और दोनों पादप से ही प्राप्त होता है। एमाइलोज भी और एमाइलोज पेक्टिन भी दोनों प्लांट से ही प्राप्त होता है, लेकिन जो इसमें सबसे ज़्यादा जटिल होता है यानी कि कॉम्प्लेक्स होता है, वो होता है एमाइलोज पेक्टिन। गेहूँ आदि के चोकर
में भी स्टार्च पाया जाता है। जो भी गेहूँ का चोकर होता है जिसको अपन लोग चाल के बाहर निकाल देते हैं, उसमें भी स्टार्च की उपस्थिति होती है। अब बात करते हैं हमारा पाचन तंत्र सबसे पहले स्टार्च को पचाता है। स्टार्च को ही अपना लोग का पाचन तंत्र सबसे पहले पचाता है और यह मुख्य गुहा में टाइलिन एंजाइम की मदद से पचता है। जो मुख्य गुहा में टाइलिन एंजाइम होती है, उसके सहायता से हम जो भी स्टार्च होता है उसका पाचन होता है। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया है, स्टार्च, पाचन, मुख्य गुहा, टाइलिन के एंजाइम और यहाँ पे सिंपल शुगर ये बन जाती है। अब बात करते हैं सेल्यूलोज की। अगर हम सेल्यूलोज की बात करें तो यह एक संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट होती है। संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट होती है सेल्यूलोज। यह सभी प्रकार के पेड़-पौधे इन्हीं से बने होते हैं। जितने भी पेड़-पौधे आप लोग देख रहे हो, सभी सेल्यूलोज के ही बने होते हैं। पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा मात्रा में सेल्यूलोज ही मौजूद है। सेल्यूलोज ही मौजूद है। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि मनुष्य सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकता। सेल्यूलोज रुई जो कॉटन होती है, कॉटन में 90% गन्ने का जो छिलका होता है उसमें 85% और लकड़ी के हिस्सों में भी पाया जाता है। कागज़ कागज़ होती है, फर्नीचर होती है, कॉपी, किताब, नोट यानी कि जितने भी पेपर होते हैं, सब में सेल्यूलोज़ की मात्रा पाई जाती है। अगर हम सेल्यूलोज़ की बात करें तो सेल्यूलोज़ मकान निर्माण में भी मुख्य भूमिका निभाता है, क्योंकि ये लकड़ी में होता है तो मकान निर्माण में भूमिका निभाएगा ही। अब बात करते हैं ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन क्या होता है? प्राणी के शरीर में संग्रहित होता है, यानी कि इसको एनिमल कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। मनुष्य के यकृत यानी कि लीवर और मांसपेशियों में स्टोर किया जाता है। जो कि ग्लाइकोजन है वो स्टोर होता है मनुष्य के लीवर में और जो मसल्स होती है उसमें भी ग्लाइकोजन अ, स्टोर होती है। अब बात करते हैं आवश्यकता पड़ने पर ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल जाता है। जब अगर आपके शरीर में एनर्जी की कमी होती है और आप उस एनर्जी को ले नहीं रहे हो रहे होते हैं तो ग्लाइकोजन जो होती है वो ग्लूकोज में बदल जाती है, जो हमें एनर्जी प्रदान प्रदान करता है और इसीलिए इसीलिए इसे संग्रहित ईंधन भी कहा जाता है, यानी कि स्टोरेज फ्यूल भी कहा जाता है, स्टोरेज फ्यूल भी कहा जाता है। अब अपन लोग बात करते हैं काइटिन की। अगर हम काइटिन की बात करें तो ये भी संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट होती है और ये कीट-पतंगों की बाह्य संरचना में पाई जाती है। यानी कि जो भी कीट-पतंगे होती है उसके आउटर लेयर जो होती है वो काइटिन से ही बनी होती है, काइटिन से ही बनी होती है। जो भी कवक कवक होता है, फंगस होता है और उसके जो सेल वॉल होते हैं वो काइटिन की बनी होती है। तो आगे अपन लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल स्वीटनर। आर्टिफ़िशियल स्वीटनर की बात करें यानी कि कृत्रिम मधुरक की बात करें तो कृत्रिम मधुरक रासायनिक रूप से बनाए गए निर्मित यौगिक है जो कि चीनी की तुलना में कई सौ गुना, हज़ार गुना ज़्यादा मीठे होते हैं। जो भी आर्टिफ़िशियल शुगर होते हैं वो टेबल शुगर से 100 से हज़ार गुना ज़्यादा मीठे होते हैं और इसमें जो कैलोरी की मात्रा होती है वो शून्य होती है। वर्तमान में चीनी के प्रतिस्थापक के तौर पर कृत्रिम मधुरक का उपयोग किया जाता है। जो भी कोल्ड ड्रिंक्स बनती है और उसमें जो मिठास पाया जाता है वो सब में आर्टिफ़िशियल स्वीटनर का ही उपयोग किया जाता है। अब बताते हैं डायबिटीज़। डायबिटीज़ का जो मेन कारण होता है वो कृत्रिम मधुरक का उपयोग से ही डायबिटीज़ होती है और लंबे समय तक अगर आर्टिफ़िशियल स्वीटनर का उपयोग किया जाए तो स्वास्थ्य के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होती है और इसे स्वीट पॉइज़न भी कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रमुख आर्टिफ़िशियल स्वीटनर क्या होता है, तो पहला कि अगर हम बात करें तो सैक्रिन। सैक्रिन भी एक आर्टिफ़िशियल स्वीटनर ही होता है और ये चीनी से 300 से 400 गुना ज़्यादा मीठा होता है और डायबिटीज़ के मेन कारण भी यही होते हैं। अगर हम अगर हम सैक्रिन का ज़्यादा उपयोग करने से आदत पड़ जाती है और इससे नशे जैसा व्यवहार भी करता है। तो सैक्रिन भाई सोच समझ के लेना। अब बात करते हैं सुक्रालोज़ की। सुक्रालोज़ की अगर हम बात करें तो वर्तमान में अधिक प्रचलित है। आजकल के टाइम में सुक्रालोज़ काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है क्योंकि 400 से 500 गुना ज़्यादा मीठा होता है। 400 से 500 गुना ज़्यादा मीठा होता है। अब हम लोग बात करते हैं एस्पार्टिन। एस्पार्टिन सबसे हानिकारक मधुरक है और ये 200 से 250 गुना ज़्यादा मीठा होता है और गर्म पदार्थों में ज़हर ज़हर बन जाता है और बाज़ार में इक्वल के नाम से आता है। इक्वल के नाम से आता है। आगे देखते हैं आर्टिफ़िशियल स्वीटनर। एक होता है नियोटेम और नियोटेम भी सबसे हानिकारक मधुरक है और ये 13,000 गुना ज़्यादा मीठा होता है और ये ठंडे पेय पदार्थ यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वगैरह होती है, च्युइंगम वगैरह होती है, उसमें नियोटेन का ही उपयोग किया जाता है। ज़्यादा प्रभाव फिनाइल अ, कीटोन्यूरिया नामक बीमारी होता है, जिससे ब्रेन ब्रेन एवं डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है। अगर हम नियोटेन की ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इससे ब्रेन और डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित हो सकता है। तो इतना आर्टिफ़िशियल स्वीटनर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब अपन लोग पढ़ेंगे फैट और इसके लिए आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही।
तो आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी और नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग देखिए, क्योंकि डेली मैं ऐसे ही एक-एक टॉपिक उठा रहा हूँ और ख़त्म ख़त्म कर रहा हूँ, और जब ये 4-5 वीडियो हो जाएगी, उसके बाद मैं 1-1 घंटे का लेक्चर लूँगा, तो कुल मिला के 15 से 20 वीडियो होते-होते पूरी की पूरी बायोलॉजी अपन लोग पढ़ लेंगे।